तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऑस्ट्रियन जर्मन मूवी को जो कि एक हिस्टोरिकल पीरियड हॉरर ड्रामा फिल्म है। इस मूवी का नाम है द डेविल्स बाथ। तो डेविल्स बाथ मूवी की IMDb रेटिंग है 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पर इसको 90% फ्रेश बताया गया है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है और सबसे बड़ी बात कि ये असली घटना पर आधारित है। ये रियल में हुई थी 1700s में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। मूवी के अंदर काफी सारे हिडन मीनिंग्स है जिसके बारे में मैंने एंड के अंदर डिस्कशन किया है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। एंड आते आते आपको सारे मीनिंग समझ आएंगे जिससे कि आपका दिमाग ही उड़ जाएगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एम नाइट श्यामलान की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है द वॉचर्स। अगर आपने उस मूवी को नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिलेगा। साथ ही साथ एक और रियल लाइफ हॉरर मूवी एक्सप्लेन करी गई है जिसका नाम है मल्यारी, जो कि फिलिपिनो हॉरर है, उसका भी लिंक आपको नीचे ही मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है 18th सेंचुरी 1750 के आसपास, जहां पर हम देखते हैं एक छोटे बच्चे को जो कि रो रहा था और उसके साथ में एक लड़का खेल रहा होता है। खैर अब उस लड़के को उसके घर से आवाज आती है जहां पर वो अपने पिता के साथ चला जाता है और इस न्यू बॉर्न बेबी को उसकी माँ अपने साथ ले जाती है, जो कि एक वाटरफॉल के किनारे आकर खड़ी हो जाती है, जो कि थोड़ी देर रुकती है। तभी ये लेडी अपना रोजरी उतारती है और बच्चे की गर्दन के आसपास लटका देती है। और अब यहाँ पर हम कुछ भी समझ पाते इससे पहले ही ये लेडी अपने सगे न्यू बॉर्न को वाटरफॉल से नीचे फेंक देती है और मन में प्रेयर्स करके गॉड को याद करती है। और मूवी यहाँ पर अगर ऐसे शुरू हुई है तो तैयार रहना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक होगा। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही वार्निंग देना चाहता हूँ कि कमजोर दिल वाले दूर रहना। खैर अब वो लेडी एक बिल्डिंग में आती है जहाँ पर वो कहती है कि उसने बहुत ही भयानक क्राइम कमिट किया है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उसको सजा भी दी गई है। उसका सर काट कर अलग कर दिया जाता है, उसके हाथ और पैरों की काफी सारी उंगलियां काट दी गई थी और एक अननोन पर्सन आता है जो कि उसकी उंगलियां एक कपड़े में लपेट कर ले जाता है। अब उसका जो सर था वो कटा हुआ था, वो एक केज में बंद कर दिया जाता है और वहीं उसके शरीर को एक चेयर पर बैठा दिया जाता है। अब यहाँ से सीन बदलता है और एग्नेस नाम की एक जवान और खुशहाल लड़की पर आता है जो कि अपनी माँ और अपने भाई के साथ ही जंगलों में रहती है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंशिएंट टाइम्स में जंगल में ही सारी ह्यूमन कॉलोनीज रहा करती थी। वहां पर उनके फार्म्स, पॉन्ड्स और जानवर वगैरह हुआ करते। अब बात करें एग्नेस के बारे में और उसके परिवार के बारे में, तो वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस हैं और आज एग्नेस की शादी भी होती है। साथ ही साथ वो अपने साथ कुछ चार्म्स को भी रख लेती है। खैर अब चर्च के अंदर उसकी वुल्फ नाम के एक आदमी से शादी हो रही थी। सारी सेरेमनीज होती हैं जिसमें सब बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, खुशी मनाते हैं और वो भी अपने नए कल को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश है। सब लोग एग्नेस को हवा में उठाते हैं जिसके चलते वो बहुत ही तेज हंसती है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। खैर अब एक और बच्चे वाली सेरेमनी भी होती है ताकि शादीशुदा लेडीज की हस्बैंड के साथ अच्छी इंटीमेसी हो और उन्हें जल्दी से बच्चा हो ताकि उनका परिवार पूरा हो पाए। अब वुल्फ एग्नेस को अपना फार्म दिखाने ले जाता है जो कि उसने अपनी सेविंग्स और दहेज के पैसे और 200 गोल्ड कॉइन्स का लोन लेकर खरीदा है। एग्नेस ये भी बोलती है कि वो इस लोन को कैसे चुकाएगा, जिसके चलते वुल्फ ये कहता है कि वो आराम आराम से इसको चुका देंगे। अब उसे यहाँ पर एक फार्म, एक कैबिन और एक पॉन्ड मिला था और वो ये कैबिन एग्नेस को दिखाता है जो कि काफी बड़ा है और उसको पसंद भी आता है, जहाँ पर वो शादी के बाद रहने वाले थे। बात रही वुल्फ की माँ की, तो वो उनसे थोड़ी ही दूरी पर रहती थी। अब रात को काफी ज्यादा जश्न मनाया जाता है जहाँ पर वुल्फ नशे में अपने दोस्त के साथ होता है जिसका नाम लेंस होता है। वो उससे ये भी कहता है कि वो काफी हैंडसम है, जिसके लिए वो उसे थैंक्स बोलता है और एग्नेस इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती। खैर अब एग्नेस के माता पिता उसे विदा करके घर के लिए प्रस्थान करते हैं और जाते जाते उसका भाई उसे एक चार्म देता है जिसे वो पहली नाइट, मतलब कि अपने हस्बैंड के साथ पहली इंटीमेसी के दौरान बिस्तर के नीचे रख दे, जिससे कि उसे जल्दी ही अच्छा और एक हेल्दी बच्चा पैदा होगा। साथ ही साथ उन्होंने दहेज काफी अच्छा खासा दिया था जिसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, जानवर होते हैं और भी काफी सारी चीजें थी। जिसके बाद में वो घर चले जाते हैं। अब एग्नेस रात को घर आती है, अपने कपड़े चेंज करती है और मदर मैरी से प्रेयर्स करती है उसकी नई शादी के लिए, उसके खुशहाल परिवार के लिए और उसके आने वाले बच्चे के लिए। और वो उस चार्म को बिस्तर के नीचे रख कर उससे भी प्रेयर्स करती है। और ये चार्म असल में कुछ और नहीं था, बल्कि शुरुआत में जो लेडी थी उसकी कटी हुई उंगली को क्लॉथ में भरकर यहाँ पर एक चार्म की तरह दिया गया था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। अब आधी रात में वुल्फ घर आता है और वो खुश थी, सभी का एक ड्रीम होता है, फर्स्ट नाइट की एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो वो भी अपने कपड़े हटाती है, लेकिन वुल्फ उसके साथ कुछ भी नहीं करता, उल्टा वो दूसरी तरफ लेट कर सो जाता है और ये बात उसे बहुत अजीब लगती है, यानी कि यहाँ पर वुल्फ को कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं हुई थी।
अब अगली सुबह वो जागती है तो उसका पति वुल्फ घर पर नहीं था। वो उसे ढूंढने बाहर जाती है, जहाँ पर वो एक लेडी और उसके बच्चों से मदद मांगती है कि पॉन्ड कहाँ पर है। तो वो उसे आगे ले जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं। खैर अब आगे वो एक जगह पर जाती है जो कि वही पनिशमेंट स्पॉट होता है जहाँ पर शुरुआत वाली लेडी का शरीर और उसका सर रखा हुआ था। वहाँ पर कुछ चित्र भी बने होते हैं जहाँ पर इस पूरे रिचुअल या फिर इस पूरी सजा के बारे में मेंशन करा गया था। लेकिन ये क्या है इसके बारे में आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। खैर वो आगे जाती है तो उसे वुल्फ अपने पॉन्ड पर मिलता है, जो कि अपने मजदूर और अपनी माँ मटर के साथ काम कर रहा था। मटर को हम देखते हैं जो कि एग्नेस को काम पर लगाती है और पहली ही झलक से समझ में आ जाता है कि वो एक कंट्रोलिंग, तेज और ज्यादा दया ना दिखाने वाली सास है। और इस चीज का उदाहरण हमको इस सीन से मिल जाता है जहाँ पर एग्नेस से एक आदमी एक्स्ट्रा खाना मांगता है, जो कि वो उसको दे देती है कि वो गरीब है। लेकिन मटर उस आदमी से पूरा ही खाना लेकर उसे भगा देती है और वो एग्नेस को पूरा काम सीरियस होकर सिखा रही थी। अब वुल्फ और एग्नेस घर आ जाते हैं जहाँ पर वो पहले बार्न के अंदर गोट्स को संभालती है, फिर खाना बनाती है। तो उसकी सास उसको सिखाती है कि खाना कैसे बनाना है। बेसिकली वो नुस्ख निकाल रही थी, क्या करना है, कैसे करना है, बर्तन कैसे साफ करने हैं, कहाँ रखने हैं। मतलब उसका ये कहना था कि बर्तनों को धोकर दूर रखा जाए, भले ही वो इजीली एक्सेसिबल ना हो। इनफैक्ट ग्रेन्स को कहाँ रखना है, क्या करना है, वो यहाँ पर सब कुछ सुनती रहती है। जिसके बाद में उसकी सास रोज उनके घर आया करती थी और उसके बाद अपने घर लौट जाया करती। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर एग्नेस वापस से बर्तनों को वहीं रख देती है जहाँ से वो उनको इजीली निकाल पाएगी। खैर अब आज रात भी एग्नेस बेड के नीचे वही चाम रखती है, प्रे करती है, लेकिन आज भी वुल्फ उसके साथ इंटीमेट नहीं होता, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। खैर अगले दिन वो चर्च में जाती है जहाँ पर वो वैक्स से बने हुए बेबी जीसस और मदर मैरी से एक बच्चे के लिए प्रे करती है। खैर थोड़ी देर के बाद में उसकी सास के साथ वो कपड़े धोने जाती है, जहाँ पर उसकी सास एक लेडी को देखकर ये बोलती है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। बेसिकली यहाँ पर ये टॉन्टिंग बाजी या फिर चुगली बाजी हो रही थी। अब वो कपड़े धोने लगती है कि तभी उसके पास एक प्रेग्नेंट लेडी आती है जो कि हाल ही में ही प्रेग्नेंट हुई थी और वो दोनों थोड़ी बहुत बात करने लगती हैं। खैर अब ये प्रेग्नेंट लेडी और एग्नेस साथ में थोड़ा सा वक्त व्यतीत करते हैं और शाम होते होते एग्नेस खुद को फील्ड में ही सोता हुआ पाती है। अब एग्नेस रात होते होते घर पहुंचती है तो नोटिस करती है कि वुल्फ और मटर घर पर खाना खा रहे होते हैं और मटर थोड़े से गुस्से में थी और वो एग्नेस को किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने देती। उसे थोड़ी चिड़ी रहती है, जिससे कि यहाँ पर एग्नेस दुखी हो गई थी। वो उसको सुनाती है कि वो अपने पति का ख्याल रखे, उसका सारा काम करे और जो ऐसे नहीं कर सकती लॉर्ड उससे नाराज ही रहते हैं। खैर अब वो एग्नेस के लाए हुए एक प्लांट को भी फेंक देती है, जो कि उसे काफी बुरा लगता है। खैर अब एग्नेस बाहर जाकर बर्तन वगैरह धोती है और इसी बीच हम देखते हैं कि जो वुल्फ होता है वो एग्नेस के चार्म्स को आग में फेंक देता है। अब आगे एग्नेस अंदर आती है जो कि उससे ये बोलती है कि मटर यानी कि उसकी सास रोज घर पर आ रही है और वो शायद उसको पसंद नहीं करती है, उसके काम में कमी निकालती रहती है। जिस पर वो ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वुल्फ की माँ उसे पसंद करती है, लेकिन वो पुरानी जनरेशन की हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। खैर अब रात को फिर से वही होता है और वुल्फ सीधा सो जाता है, जिससे कि एग्नेस और दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है और घर के साइड वाले रूम में उसने एक वर्शिप प्लेस बनाया हुआ था जहाँ पर वो प्रेयर्स करने चली जाती है और रात भर प्रेयर्स करती रहती है। अब अगली सुबह एग्नेस जल्दी उठती है ताकि वो सबको खुश कर पाए। वो जल्दी से जाती है पॉन्ड पर ताकि वो मछली पकड़कर लेकर आएगी, लेकिन होता यह है कि वो कीचड़ में फंस जाती है, जिसके चलते मटर और वुल्फ उसको फिर से ये कहते हैं कि वो अकेले काम पर ना जाया करे। यानी कि वो अच्छा करने के लिए आई थी, लेकिन उल्टा उसको डांट पड़ जाती है। वो ये कहते हैं कि वो डूब सकती थी, वो मछलियों को डरा सकती है एंड ऑल। और इसी बीच उसे पानी से एक हेड स्कल भी मिलता है, जिसको सब लोग एक ओमन मानते हैं और कैट फिश भी एक ओमन मानी जाती है। खैर अब वो शाम को घर आती है तो देखती है कि वुल्फ और गांव के बाकी लोग लेंस नाम के एक लड़के के घर गए थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही लड़का होता है जिसको वुल्फ ने ये कहा था कि वो काफी हैंडसम है। असल में उसने खुद को खत्म कर लिया था और उसकी माँ उन लोगों को रोक रही होती है, उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है, गिड़गिड़ा रही होती है कि वो लोग उसको लेकर ना जाएं और वो उसको बैरी करना चाहती थी, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसकी बॉडी को एक जगह फेंक दिया जाता है। और ये सब देखकर एग्नेस बहुत दुखी होती है। अब अगले दिन वो चर्च जाते हुए उस बॉडी को देखती है और चर्च में प्रेयर्स मीट के दौरान प्रीस्ट ये बताता है कि जो लेंस ने किया वो गलत था, यानी कि उसने सिन किया है। गॉड ने एक जिंदगी दी है जिसे वो लोग मना नहीं कर सकते और अगर मना किया तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए उन्हें बैरी नहीं किया जाता। ऐसे लोगों को कभी गॉड माफ नहीं करते, ना ही उनकी सुनी जाती, ना ही माफी दी जाती है। वो आगे बताता है कि जो लेडीज अपने बच्चों को मार देती हैं उन्हें कन्फेशंस दिए जाते हैं, उन्हें माफी भी मिलती है और अब सब उस बच्चे को फेंकने वाली चीज का मीनिंग समझ गए होंगे। यानी कि शुरुआत वाली लेडी ने खुद को खत्म करने का एक अलग तरीका ढूंढ लिया था, क्योंकि अगर वो नॉर्मल तरीके से खुद को
खत्म करती तो उसकी बॉडी को बैरी नहीं किया जाता, वो हेवन में नहीं जाती। तो उसने यहाँ पर सिन किया, अपने बच्चे को मार डाला, जिसके चलते उसके साथ ये सब करा गया था। बेसिकली इस गाँव का, इस टाउन का या फिर इस समय का एक रिचुअल हुआ करता था जहां पर आप क्राइम कर कर खुद के लिए कन्फेशन मांग सकते हो, जिसके चलते आपकी बॉडी को इस तरह से डिकैपिटेट करा जाएगा, जिसके बाद प्रीस्ट का या फिर सबका ये मानना था कि आपकी स्पिरिट हेवन में चली जाएगी। आई नो कि बहुत ही वियर्ड है, लेकिन यही इसका कॉन्सेप्ट था। और जो चार्म एग्नेस के पास में था उसके अंदर उसी लड़की की फिंगर थी जिसको लकी चार्म माना जाता था। खैर अब अगले दिन वो दिन भर काम करने के बाद जब मजदूरों को खाना दे रही होती है तो वही प्रेग्नेंट लेडी उससे 2 बंस मांगती है, लेकिन एग्नेस चाहते हुए भी उसको एक्स्ट्रा खाना देने से मना कर देती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो अपनी सास जैसी बनना चाहती थी, वो उसको खुश करना चाहती थी। होता यह है कि वो प्रेग्नेंट लेडी से दुखी हो जाती है, साथ ही साथ उसे भी इसका बहुत दुख होता है क्योंकि वो ऐसी थी ही नहीं, लेकिन मटर उसे ऐसा बनाना चाह रही थी। खैर अब काम करते करते होता यह है कि उसको पीरियड्स आ जाते हैं, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, चिढ़ जाती है और अपनी टंग को खुद हर्ट करती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है और उसे क्या करना चाहिए। वो प्रेग्नेंट होना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर तो उसका पति उसके साथ इंटीमेट नहीं होता था, यानी कि वो नहीं चाहती थी कि उसको पीरियड्स आए। खैर अब वो रात भर बाहर रहती है और एक जगह पड़ी रहती है, क्योंकि अब वो बिल्कुल नम सी होने लगी थी। और जब वो घर आती है तो मटर घर पर ही थी और वुल्फ को ये बोल रही थी कि एग्नेस कैसी है, काम नहीं करती और अपने पति के लिए खाना तक नहीं बनाती, वो अभी तक आई भी नहीं है। जिस पर वुल्फ ये कहता है कि वो अभी एडजस्ट कर रही है और बार बार रास्ते भूल जाती है। लेकिन एग्नेस जो कि सारी बातें छुप कर सुन रही थी, तभी मटर यानी कि उसकी सास एक बहुत ही गंदी बात बोलती है। वो कहती है कि उसे घर पर रहना चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए, और ये सब सुनकर एग्नेस को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि इसके अंदर उसकी कोई गलती नहीं थी। जब यहाँ पर मटर का बेटा ही उसके साथ इंटीमेट नहीं होता तो उसको प्रेगनेंसी कैसे होती। और तो और अब वो स्टार्टिंग वाली लेडी की लाश के पास जाकर बैठ जाती है और रात में ही अपने घर के लिए निकल जाती है, यानी कि अब वो अपने ससुराल में अपने पति के घर में और नहीं रहना चाहती थी। और अगर अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया है कि यहाँ पर वुल्फ एग्नेस के साथ इंटीमेट क्यों नहीं होता, तो असल में वो एक गे होता है। जी हाँ, उसको लेंस से प्यार होता है, या फिर ये कहें उससे अट्रैक्शन थी। और मेरे ख्याल से लेंस ने खुद को इसलिए खत्म कर लिया क्योंकि वो भी समझ गया था कि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, और उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था, सिन माना जाता था। तो इससे पहले उसे कोई और सजा देता, उसने खुद को ही खत्म कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि वो दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो वुल्फ है ना, उसको अभी भी कंफ्यूजन होती है कि वो क्या है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था। खैर अब वो अपने भाई और माँ को बताती है कि उसे वहाँ पर डर लगता है, तो वो ये पूछते हैं कि क्या वहाँ पर मारपीट होती है उसके साथ, वहाँ पर होता क्या है जिससे कि वो डर रही है। लेकिन वो बस यही कहती रहती है कि उसे वहाँ पर डर लगता है, अच्छा नहीं लगता। खैर ये दोनों ही उसे वापस जाने के लिए समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और बाहर ही बैठ जाती है। खैर थोड़ी देर के बाद में उसका हस्बैंड वुल्फ वहाँ पर आता है, जो कि उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। वो एग्रेसिव हो जाती है, चिल्लाने लगती है, झटपटाने लगती है, और वुल्फ ये कहता है कि ये सेटन करवा रहा है, और थोड़ी मेहनत के बाद बेहोश करके वो उसको जबरदस्ती वापस लेकर जाता है। अब घर आकर वो एग्नेस को तो आराम करने के लिए बिस्तर पर छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ बार्न में गोट्स को देखती है, जिसका ख्याल एग्नेस को रखना था, लेकिन वो उनका ख्याल नहीं रख पाई थी। तो वो अब बीमार हो जाती है, जिसकी वजह से मटर और वुल्फ को उसे खत्म करना पड़ता है। बेसिकली यहाँ पर इन्फेक्शंस वगैरह हो गए थे, और यहाँ पर बिस्तर पर पड़े पड़े एग्नेस अपने ही दुख में डूबती चली जा रही थी। एग्नेस की सास उससे अब ये कहती है कि वो अपना ख्याल रखे, खुद को साफ करे, बाल सही कर ले। अब वो अपने बाल संवार ही रही होती है कि तभी वो एग्रेसिव हो जाती है, और ये एंग्जाइटी, पीक या फिर ये डिप्रेशन के सिम्टम्स थे। खैर अब अगले दिन वुल्फ उसको नहाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे वर्म ट्रीटमेंट देता है, और एक घोड़े के बाल को उसकी नेक की स्किन में डाल दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो बार्बर था ना, वो काइंड ऑफ डॉक्टर जैसा ही था। अब यहाँ पर यह माना जाता था कि जो भी उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स हैं, दुख है, गुस्सा है, उसका पॉइजन बाहर निकल जाएगा। बार्बर उसे बार बार ये भी कहता है कि वो इस धागे को बार बार हिलाती रहे, ताकि जो उसके अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो बाहर आती रहेंगी। सुनने में ये काफी अजीब लगता है, लेकिन तब ऐसा सच में किया जाता था। ये एक वाकई में एक रेमेडी थी। अब ये कितनी कारगर थी ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता था। खैर थोड़ी देर के बाद में वो जंगल से घूमते हुए घर आ रही होती है, तो उसे एक रोता हुआ बच्चा दिखाई देता है, जिसे उठाकर वो घर ले आती है, जिस पर मटर और वुल्फ बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं कि ये किसका बच्चा है, और इस बच्चे के माँ बाप उसको ढूंढ रहे होंगे। लेकिन एग्नेस ये कहती जाती है कि ये बच्चा उसे गॉड ने दिया है, लेकिन ये बात सच नहीं थी। तभी उसकी सास कहती है कि वो अपने बच्चे पैदा करे, किसी और के
बच्चे को ना ले और ये बच्चा वो वहीं पर छोड़कर आए जहाँ से लेकर आई थी। खैर अब वो उदास होकर उसे वहीं पर छोड़ आती है, जिसके माता पिता भी उसको ले जाते हैं। अब वो इससे और दुखी हो जाती है और ये दुख इसलिए मायने रखता है क्योंकि उसको एक बच्चा चाहिए था और उसकी शादी के बाद की जिंदगी उसकी बहुत ही ज्यादा नर्क वाली हो गई थी। मतलब कि उसने जो लाइफ इमेजिन करी थी उसका जस्ट अपोजिट हो गया था। अब एक दिन होता यह है कि गांव के अंदर जश्न होता है और वो अकेले घर पर पड़ी हुई थी, जो कि अब चुपके चुपके से थोड़ा थोड़ा रेड पॉइजन खा रही होती है, जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है। अब वो अपनी वर्शिप प्लेस पर जाकर तड़पने लगती है, लेकिन ठीक होने के बाद चर्च जाकर वहां से जीसस के बेबी फॉर्म को उठा लेती है, जो कि असल में मोम का पुतला था। तो वो पिघल जाता है, जिससे कि वो और ज्यादा परेशान हो जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है। मतलब उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अकेलापन आ गया था और अगर उसके पास बच्चा होता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। वो घर पर पूरा टाइम बोर हो जाया करती थी, उसका हस्बैंड भी उसका साथ नहीं दिया करता था। खैर अब वो घर आती है तो उसे वॉमिट हो रही थी और जमीन में उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। तो वहां पर चेक करने पर उसे खुद की बॉडी बैरिड मिलती है और अब तक वुल्फ उसे जगा देता है, क्योंकि ये उसका एक नाइटमेयर था, यानी कि रेड पॉइजन की वजह से उसको ये नाइटमेयर्स आ रहे थे। अब वो वुल्फ से कहती है कि उसे कन्फेस करना है, लेकिन आज प्रीस्ट नहीं आ सकता था, तो वो उसको ही बता देती है कि वो धीरे धीरे रेड पॉइजन ले रही थी। अब ये सब सुनकर वुल्फ बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और जैसे तैसे करके वो उसको संभालता है, होश में लेकर आता है, वॉमिट करवाता है और अगले दिन मटर के कहने पर वो उसे उसके घर छोड़कर आ जाता है। अब यहाँ पर वो अपने इन लॉ से ये कहता है कि उसे नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन एग्नेस द डेविल्स बाथ में है, जिसका मतलब है कि उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स, दुख, दर्द, पीड़ा और कष्ट इतना बढ़ चुका है कि वो खुद को खत्म करने पर उतारू हो गई है। और यही सब तो एग्नेस कर रही थी। बेसिकली यहाँ पर खुद को खत्म करने वाले थॉट्स को द डेविल्स बाथ कहा गया है। खैर अब एग्नेस सब कुछ सुनती है और एक सीन के अंदर उसे क्रॉस उल्टा लटका दिखाई देता है, जो कि उसका पर्सपेक्टिव है, जबकि क्रॉस बिल्कुल सीधा ही था क्योंकि वहां पर कोई डेविल नहीं था। और एक जगह तो कटी हुई गोट भी एक क्रॉस साइन बनाती है, मतलब कि देयर इज गॉड बिफोर एंड आफ्टर एवरीथिंग। अब अगली सुबह एग्नेस उठती है, अच्छे से तैयार होती है, वो बटरफ्लाइज को देखती है और उनको खा जाती है, जो कि बहुत ही अजीब था। और यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि पोजेशन के अंदर मोस्टली मॉथ्स बाहर आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो उनको खा रही थी, मतलब उसके अंदर ईविल नहीं है, बल्कि ये चीज ये दर्शाती है कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी, लोनली थी और उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स थे। और यहाँ पर जो पोजेशन वाली बात है ना, वो इसका सिंबॉलिज्म है। खैर अब वो अपने भाई और माँ के पास जाती है, जो कि सो रहे होते हैं। वो उन पर प्रे करती है और फिर घर से निकल जाती है। खैर अब वो जंगलों में से होते हुए एक श्राइन के पास जा रही थी, जहाँ पर जंगल में कई सारे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन तभी वो उनमें से एक बच्चे को अपने साथ चलने के लिए कहती है, कुछ प्रेयर्स करने के लिए कहती है, जिसके बदले वो उसे पैसे देने वाली थी। खैर अब वो बच्चा प्रेयर्स कर ही रहा होता है कि तभी वो एक चाकू की मदद से उस बच्चे को स्टैब करके खत्म कर देती है, जो कि तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। जिसके बाद वो चर्च में जाती है, जहाँ पर वो वही लाइन बोलती है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में उस लेडी ने कही थी कि उसने क्राइम कमिट किया है, जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है और फिर प्रीस्ट उसका कन्फेशन सुनते हैं। अब यहाँ पर वो ये बोलती है कि उसे जीने का कोई हक नहीं है, उसने अपनी सास को गलत माना, उसे जज किया, उसने अपनी आसपास की परिस्थितियों को गलत कर दिया, सबको यहाँ पर अजीब किया, वो पागल होती गई, जिससे कि सबकी लाइफ इफेक्ट हो गई। उसने जहर भी खाया था और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी ही जहर बना दी। और फाइनली वो कहती है कि उसने एक मासूम बच्चे की जान ली है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो खुद को डायरेक्टली नहीं खत्म कर सकती थी, और अगर वो खुद को खत्म करती तो गॉड उसे नकार देते। तो उसने ये वाला रास्ता चुना ताकि वो सिन करे, उसका कन्फेशन हो और प्रीस्ट उसकी अर्जी लगाए, और मरने के बाद उसे हेवन नसीब होगा। यानी कि आपको याद होगा कि जहर पीने के बाद उसने खुद को जमीन में बैरी देखा था, और उसके बाद उसने ये भी बोला था अपने पति से कि उसको प्रीस्ट के सामने कन्फेस करना है। तो इनडायरेक्टली वो समझ गई थी कि अगर उसने खुद को इस तरह से खत्म किया, यानी कि जहर खाकर, तो उसको यहाँ पर जमीन में बैरी नहीं किया जाएगा, लेंस की तरह उसको मरने के लिए, सड़ने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। जिसके चलते उसने स्टार्टिंग वाली लेडी का ही रास्ता चुन लिया, ताकि वो किसी मासूम बच्चे को मारे और खुद को कन्फेस कर दे। बहुत ही वियर्ड चीज है ये, लेकिन ये सब हुआ करता था। खैर वो अपनी जिंदगी से थक चुकी है और वो इसलिए उसको खत्म कर रही है। वो ये कहती है कि अब वो जिंदगी से बिल्कुल थक चुकी है और वो जीना नहीं चाहती, इसलिए वो इसको खत्म करना चाहती है। और अब यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज होती है, वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा दुखी भी हो जाती है, खुश भी हो जाती है। यानी कि उसकी अर्जी लग गई थी, उसको अब आजादी मिलने वाली थी। उसे दुख इस चीज का था कि जो जिंदगी उसने सोची थी वो उसको नहीं मिल पाई, और खुशी इस चीज की थी कि फाइनली उसे इन सब चीजों से आजादी मिल जाएगी। और ये जो बात थी वो बहुत ही ज्यादा गहरी थी, और जो समझने वाले होंगे वो इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे।
अब फाइनली उसे जानवर की खाल में बांधकर घसीटते हुए जुलूस निकाला जाता है और एग्जीक्यूशन प्लेस पर लेकर जाया जाता है, जिसे रास्ते भर सारे लोग गालियां दे रहे थे। बेसिकली उसे एक विच मान रहे थे और फाइनली अब उसे उस चेयर पर बैठा दिया जाता है जिस पर बैठकर वो लोरी गाती है। लेकिन लोरी खत्म होने से पहले ही यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि उसने जंगलों के अंदर सेम चीज गाई थी जिसके अंदर एक लड़की इसी भीड़ में होती है, और वो लड़की भी यहाँ पर वही लोरी धीरे धीरे गा रही थी। लेकिन लोरी खत्म होने से पहले ही उसका गला काट दिया जाता है और उसकी गर्दन से खून के फव्वारे छूट रहे थे, जिसको देखकर वुल्फ को भी काफी दुख होता है। और आपको शुरुआत वाली लेडी का सीन याद होगा जिसको मेंशन करा गया था, वहां पर उसकी कहानी थी। लेकिन अब आगे यहाँ पर एग्नेस की कहानी जाएगी, जब तक कि वहां पर एग्नेस की तरह कोई और नहीं आ जाती। खैर अब उसका ब्लड इकट्ठा करके सब में बांट दिया जाता है और सब उसको पीते भी हैं ताकि वो लोग शुद्ध हो जाएं। सब यहाँ पर नाच गाना करके जश्न मनाते हैं क्योंकि अब वो पवित्र हो चुके थे और यहाँ पर एग्नेस भी हेवन में चली गई थी। अब आगे हम ये पढ़ते हैं कि 17th और 18th सेंचुरीज के अंदर खुद को मारना ऐसा सिन था जो कि माफ नहीं किया जाता था, और जिन्हें खुद को खत्म करना होता था वो किसी और को मारकर ऐसे खुद की सजा तय कर लिया करते। और तब ऐसे 100 केस आए थे जिनमें सबसे ज्यादा लेडीज विक्टिम्स थी जो कि अपने बच्चों को ही मार दिया करती थी, और तब भी मारने वाले जो विक्टिम हुआ करते थे वो लेडीज और बच्चे ही थे। और फाइनली अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एग्नेस का कैरेक्टर है और स्टार्टिंग वाली लेडी का कैरेक्टर है वो सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। जी हाँ, उस वक्त ईवा नाम की एक लड़की हुआ करती थी जिसके साथ में सच में ऐसा हुआ था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द डेविल्स बाथ फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो इस मूवी के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो शुरुआत वाली जो लेडी होगी ना, मेरे ख्याल से उसकी भी जिंदगी बहुत ही खराब चल रही होगी, और ऑब्वियस सी बात है उस जमाने में डिवोर्स या फिर भाग जाना या फिर ऐसी चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी और बहुत बड़ा सिन माना जाता था, जिसके चलते उसने खुद को खत्म करने का सोचा। क्योंकि उस वक्त लेडीज के माइंड में यही था कि आजाद होने का खाली यही एक तरीका है जिसके चलते उन्हें हेवन भी मिल जाएगा और आजादी भी मिल जाएगी। बात रही एग्नेस की, तो उसने एक अलग ही जिंदगी सोची थी शादी के बाद, लेकिन उसका पति गे निकलता है जिसके चलते वो उसके साथ कुछ भी नहीं करता, कोई इंटीमेसी नहीं, कोई प्यार नहीं। और एग्नेस को स्टार्टिंग से बच्चा चाहिए था लेकिन उसका बच्चा नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है जब इंटीमेसी नहीं हुई तो बच्चा कैसे होगा। किसी और के साथ इंटीमेट हो जाती तो भी वो विच कहलाती। बात रही उसकी सास की, तो वो भी उसके अंदर बहुत ही ज्यादा नुस्ख निकाला करती थी। उसको अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट नहीं किया था उसने। अलग अलग घर में रहने के बावजूद भी उसकी सास का उसके घर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था जो कि एग्नेस को पसंद नहीं आ रहा था। एंड ऑब्वियसली उसका हस्बैंड भी उसका साथ नहीं दिया करता, जिसके चलते उसे बहुत ही ज्यादा दुख था। बात रही एग्नेस के घर वालों की, तो वो भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। तो इसके चलते एग्नेस ने यही चीज सोची कि जो स्टार्टिंग वाली लेडी ने किया था, जो उसने रीड किया था, वो भी वही चीज करेगी जिसके चलते उसे आजादी मिल जाएगी इन सारे दुख से। और आपने थ्रू आउट द मूवी देखा होगा उसने अलग अलग तरीके ट्राई किए थे मरने के, लेकिन अल्टीमेटली उसको एक विजन आता है जिसके अंदर वो खुद को ग्राउंड में बैरी देखती है, जिससे उसको समझ में आता है कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसको बैरी नहीं किया जाएगा बल्कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा सड़ने के लिए, जिसके चलते वो हेवन नहीं जा पाएगी। उस वक्त के लोगों का ये बिलीफ हुआ करता था। और अगर आपको ये पूरी कहानी वैसे खौफनाक नहीं लगी तो नेल इन द कॉफिन जो कर देता है वो करता है इसका रियल लाइफ पे इंस्पायर्ड होना। यानी कि ये जो मूवी है वो एग्नेस का जो कैरेक्टर है वो इंस्पायर्ड है रियल लाइफ कैरेक्टर ईवा लिज फेल्नरिन, जो कि 1736 टू 1762 में थी। यानी कि मात्र 26 साल की उम्र में वो खत्म हो गई थी, खुद को खत्म कर लिया था उसने। और वो ऐसी वैसी लड़की नहीं थी बल्कि वो एक अपर ऑस्ट्रियन पेजेंट थी, और ऐसे कई सारे क्राइम्स उस वक्त हुआ भी करते थे। तो बेसिकली इसको खुदकुशी बाय प्रॉक्सी कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। काफी टाइम बाद इस तरह की एक मूवी आई है जो कि काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती है हॉरर का। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए